Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammed Salim. Dear students, last lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ रूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, कुछ रह गए थे जो आज हम लोग मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो आज का फर्स्ट रूल क्या है? पावर ऑफ 10, यानी कि अगर 10 के ऊपर कोई भी पावर दिया हुआ हो तो वो किस तरह सॉल्व करोगे। 10 की पावर 1 है तो 10 लिखोगे, 10 की पावर 2 है तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा लोगे, 10 की पावर 3 इसका मतलब है 1 के साथ 3 ज़ीरोज़, 10 की पावर 4 इसका मतलब 1 के साथ 4 ज़ीरोज़। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और रूल आप जहन में रख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 और 1000। मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100, 1000, यानी कि जिसमें 1 के साथ कुछ ज़ीरोज़ आ रहे हों, ETC। आप कोई भी रकम अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि अगर 2 के साथ मैं 100 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 2 के साथ मुझे सिर्फ 2 ज़ीरो ऐड करने हैं। अगर 3 के साथ मैं 10,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 के साथ सिर्फ 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये तो 2 और 3 लिख रहा हूँ मैं। फ़र्ज़ कर ले अगर मैं 37 लिख लेता हूँ, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 ज़ीरोज़ मैं इसके साथ ऐड कर लूँगा, 3 7 3 ज़ीरोज़, ये इसका आंसर है। ठीक, इसी तरह अगर आप 10, 100 एंड 1000 या इसी तरह 1 के साथ ज़ीरोज़ लगाकर आप डिवाइड कर लेंगे, डिवीज़न बाय 10, 100, 1000 ETC। आप 10, 100, 1000 इस तरह 10,000 इस तरह रकमों के साथ किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर लेंगे तो उसका आंसर किस तरह लिखेंगे आप लोग। फ़र्ज़ कर ले 587 मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको 10 के साथ। तो डिवीज़न में हमेशा याद रखें जो ये एक ज़ीरो है, फर्स्ट ज़ीरो, इसको इसके साथ इसके लिए कंसीडर करें। और फिर 1 आ गया, 1 किस प्लेस पर आ रहा है, 7 के बाद आ रहा है तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58.7। अगर इसी को मैं 587 को 100 पर डिवाइड कर लेता हूँ तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से 2 नंबर छोड़कर आप 1 जिस जगह पर आ रहा है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, ये आ जाएगा 5.87। ठीक, इसी तरह अगर 587 को मैं 1000 पर डिवाइड कर लेता हूँ तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 नंबर मैं ऊपर से छोड़ दूंगा, फिर पॉइंट लगा लूँगा और 0.587 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट है तो इस तरफ में मुझे एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए अगर मैं 2 को 100 पर डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, तो 2 ज़ीरो है यहाँ पर, ऊपर नंबर 1 है, सिर्फ एक ही नंबर है तो वो नंबर तो एक ज़ीरो के लिए हो गया, दूसरे ज़ीरो के लिए मैं ऊपर ज़ीरो ही लगा लूँगा। ठीक है, उसके बाद 1 का आ गया नंबर तो 1 की जगह पर पॉइंट आ गया और इस तरफ ज़ीरो तो 0.02। ये थोड़े से प्रैक्टिस के बाद इस तरह के सवाल जब आप लोग के सामने आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय 100, 10, 100, 1000, तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो आपके पास रूल है, अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में आ जाए, ठीक है, ये रूल नंबर क्या था, 3 और 4 में फ़र्ज़ कर ले 4, अगर ए की पावर मैं -x कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक नंबर है उसका पावर माइनस में आ रहा है तो माइनस का पावर का मतलब ये है कि वो बटे के नीचे चला जाएगा और प्लस में हो जाएगा, ए की पावर x लिख सकते हो इसको। अगर 2 की पावर -3 लिख लेता हूँ मैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3 और इसको फिर सॉल्व कर सकता हूँ मज़ीद। इसी तरह अगर पावर नीचे है, फ़र्ज़ कर ले 1/2 की पावर -3 है और -3 बटे के नीचे है, आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बटे के ऊपर ले जाने से
साइन चेंज होगा, अगर कोई रकम ऊपर था उसको आप नीचे ले आएंगे तो उसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो आपके पास रूल है वो है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट हम लोग सिंपल स्क्वायर रूट डिस्कस कर लेंगे कि जिस उन रकमों का स्क्वायर रूट डिस्कस कर लेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर निकलते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये निशान, इस निशान को कहते हैं स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू 1/2 है। इसकी वैल्यू भी आप लोग ज़हन में रख लें। ठीक, अगर स्क्वायर रूट 4 हो तो इसको आप लिख सकते हो, एक पेयर बना सकते हो 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 4 बनेगा, और जब एक पेयर बन गया उसका पेयर एक बाहर निकल जाएगा। या दूसरे तरीके से आप इस तरह कह सकते हो कि 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है, और 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमेशा कट जाते हैं, तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये ज़हन में रखें कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल ईच अदर, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल ईच अदर। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में रख लें, अगर जिस तरह स्क्वायर रूट 4 का मैंने निकाला, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट मैंने निकाला तो उसका आंसर 2 आ गया। इसको आपने सिर्फ 2 नहीं लिखना है, इसको बल्कि आपने +-2 लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस किसी भी अदद का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिस तरह अगर 9 का मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ तो इसका हो जाएगा 3² यानी कि +-3। तो ये प्लस माइनस क्यों आ गया स्टूडेंट्स? ये प्लस माइनस इसलिए आ गया क्योंकि अगर मैं +3 × +3 कर लेता हूँ तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं -3 × -3 कर लेता हूँ तो इसका आंसर भी 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर ये प्लस आ गए, प्लस इंटू प्लस, इसका आंसर भी प्लस आ गया। तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो 9 आया है ये -3 और -3 को मल्टीप्लिकेशन से आया है या +3 और +3 को मल्टीप्लिकेशन से आया, इसलिए जब भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हम लोग +-3 लिखेंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट से हवाले से कुछ और उसूल ज़हन में रख लें। अगर आपके पास इस तरह लिखा हो कि दो रकम डिवाइड हो रहा है और होल का स्क्वायर रूट है, a डिवाइडेड बाय b होल स्क्वायर रूट, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। किस तरीके से कि a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट। ठीक, या अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो आदाद a × b और होल का स्क्वायर रूट है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि a का स्क्वायर रूट × b का स्क्वायर रूट। यानी कि ये उसूल याद रखें कि डिवीज़न में स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें एडिशन में स्क्वायर रूट अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर आपके पास इस तरह लिखा हो कि a + b तो आप इस तरह नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर रूट + b स्क्वायर रूट, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, और ये डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में आप स्क्वायर रूट को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन प्लस में आप स्क्वायर रूट को अलग अलग नहीं कर सकते हो। बल्कि अगर ये प्लस हल हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, उसको सॉल्व कर ले, उसके बाद स्क्वायर रूट ले ले। अगर सॉल्व नहीं हो सकता है तो एज इट इज़ ये इसी तरह रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप लोग रूल याद रख लें रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और आप लोग को पता नहीं हो कि रेसिप्रोकल क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। ठीक है, अगर मैं लिख लेता हूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो वो क्या होगा 1/a। ठीक है, यानी कि a का रेसिप्रोकल 1/a। अगर 5 का रेसिप्रोकल मैं लेना चाहूँ 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये भी याद रख लें कि किसी भी रकम के रेसिप्रोकल को उसी रकम के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ ऑलवेज 1। and the number is
ऑलवेज 1, यानी कि अगर 5 था और इसका रेसिप्रोकल 1/5 था, 1/5 को 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, तो उसका आंसर 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग असूल याद रख लें एलसीएम का। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसको जहन में रख लें। और बहुत से स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है तो उनको एलसीएम लेने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, तो इसके उसूल को आप लोग जहन में रख लें और उसको मालूम करने के तरीका मैं भी बता देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें, एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, 2/3 + 1/6 अगर हो, ठीक है, तो इन दोनों के नीचे क्या है? 3 और 6। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो 3 पर भी डिवाइड हो सके और 6 पर भी डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इसकी तारीफ क्या होगी? स्मॉलेस्ट इंटीजर या नंबर, इंटीजर भी नंबर होता है, आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोग समझा दूंगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ। बोथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 रकमें हैं। ठीक है, 2 नंबर्स है 3 और 6। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी नंबर्स का आप जुज़ाफिकल ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 3 और 6 का जुज़ाफिकल अगर मैंने लेना है, ठीक है, तो वो क्या आ सकता है? उसको मैं इस तरह लिख लूँगा 3, 6 और इस तरह डिवाइड करूँगा लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए से। ठीक, तो इसको डिवाइड करूँगा एक ऐसे रकम से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 1 इसी तरह आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जुज़ाफिकल निकल जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि इसका जुज़ाफिकल आ गया 6। 6 को मैं 3 पर डिवाइड करूँगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, जो आंसर आ जाएगा 6 को डिवाइड करने से, उस आंसर को आप इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 प्लस, ये प्लस प्लस आ गया। इसी तरह 6 को मैं 6 पर डिवाइड करता हूँ, आंसर 1 आ गया, तो उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 + 1 डिवाइडेड बाई 6, 4 + 1 = 5 डिवाइडेड बाई 6। ये तो मैंने बिल्कुल आप लोग को डिटेल में जाकर समझा दिया, लेकिन आप लोग क्या करोगे? जब जुज़ाफिकल लोगे आप डायरेक्ट ये लिखोगे, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 6 = 5/6। ये स्टेप आप अपने जहन में करोगे। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आप डायरेक्ट भी 5/6 इन दोनों को सॉल्व करके 5/6 डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना प्रैक्टिस आप लोग, मैथ प्रैक्टिस का नाम है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसी एलसीएम के हवाले से, कि एलसीएम हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया 5/6, उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये किसका आंसर था? 2/3 + 1/6 का। ठीक है, अगर आपके पास कभी इस तरह लिखा हो कि ऊपर 2 रकमें हो, ठीक है, जिस तरह ये 4 + 1 डिवाइडेड बाई 6 था, उस दोनों को ऐड किया तो 5/6 आ गया। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें मैं इनको ऐड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग किस तरह कर सकते हो? 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो आप लिख सकते हो 4/6 + 1/6। क्या हो गया? इसको ऊपर वाले, जो नीचे वाला डिवाइड करने वाला 6 था, उसको आपने अलग अलग कर लिया ऊपर वाले के लिए। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि a + - b डिवाइडेड बाय c अगर गिवन हो आपके पास। ठीक है, तो ये प्लस माइनस इसलिए लिखा कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि a डिवाइडेड बाय c + - b डिवाइडेड बाय c, यानी कि जो डिवाइड कर रहा है c, इसके लिए अलग लिख सकते हो, इसके लिए अलग लिख सकते हो। ये ज़रूरत के तहत हम लोग करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ हम लोग को रिक्वायर हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग इस स्टेप को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग के पास कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा था? 7th
ये 8th। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है GCD का। तो GCD से क्या बनता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इससे क्या मुराद है? इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स बोथ, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स बोथ। क्या मतलब है कि फ़र्ज़ कर ले 3 और 6 हम लोगों ने लिए थे लास्ट क्वेश्चन में। तो 3 और 6 में हम लोगों ने एक ऐसा नंबर मालूम किया था जो दोनों पर डिवाइड हो रहा था, लेकिन GCD एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि इन केस ऑफ 3 और 6 द GCD इज़ 3। तो वो बड़े से बड़ा रकम जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो 3 अगर मैं ले लेता हूँ तो देखिए 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है 3, ठीक है। यानी कि कंप्लीट डिवाइड कर सकता है उसको, ठीक। तो ये कहलाता है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। एक चीज़ और याद रख लें आप लोग कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में LCM और उसी क्वेश्चन के GCD को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? उन दो नंबरों के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वही आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ GCD एंड LCM ऑफ 2 इंटीजर्स, इसको लिख लें, द प्रोडक्ट ऑफ GCD एंड LCM ऑफ 2 integers is equal to the product of numbers itself। यानी कि अगर उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा तो GCD और LCM को मल्टीप्लिकेशन से भी वही आंसर आएगा। तो ये उसूल ज़हन में रहे, हो सकता है मैं भी किसी न किसी क्वेश्चन में ये उसूल इस्तेमाल हो। नेक्स्ट जो आपके पास बहुत अहम जो उसूल है या आप उसको कॉन्सेप्ट कह दें वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ये कौन सा नंबर था? ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों ने सही समझ लिया तो आप जो आप कैलकुलेशंस कर लेते हो मैथ में वो सही होंगे आपके। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सही नहीं समझा तो कैलकुलेशंस में आप गलती लाजमी करोगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके आंसर का जो दारोमदार है, जो आपका आंसर डिपेंडेंट है वो इसी ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक लफ्ज़ याद रख लें, PEMDAS। याद रखने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय आंट सारा या सना, एस से शुरू, पी से प्लीज़, ई से एक्सक्यूज़, एम से माई, MD दोनों एक साथ इस्तेमाल होंगे और ASD आंट सारा। तो इससे क्या क्या बनेगा ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पी से बनेगा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स। वो स्मॉल ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, मीडियम ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी अगर ऑपरेशन लिखा हुआ है प्लस का माइनस का कुछ भी
तो ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो ऑपरेशन होगा वो सबसे फर्स्ट आप उसी को सॉल्व कर लोगे, ठीक। दूसरा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो ब्रैकेट को हल करने के बाद आप पावर्स को हल करोगे, यानी उस इक्वेशन में कोई भी पावर्स अगर गिवन थे आप उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है एम डी, यानी कि पी और ई हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एम डी, एम डी से मुराद है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। वो दो ऑपरेशन करने के बाद थर्ड जो ऑपरेशन आएगा वो मल्टीप्लाई या डिवीजन का आएगा, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, पहले जो अगर इक्वेशन इस तरफ से लिखा हुआ है तो लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करोगे, ठीक है। तो आप लोग ये उसूल याद रख लो कि लेफ़्ट साइड से को ने ऑपरेशंस करने हैं। वर्क फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन योर डिवीजन। डिवीजन में हमेशा आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड डिवीजन जो वो है ऑपरेशन है वो करोगे। जिस तरीके से अगर 8 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से इसको पढ़ोगे, इस तरीके से राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं पढ़ोगे कि 2 डिवाइडेड बाय 8, हमेशा लेफ़्ट टू राइट ऑपरेशन करोगे, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 को 2 पर तकसीम कर लोगे, ठीक। लास्ट है ए एस। ए एस का मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें भी आप क्या करोगे, लेफ़्ट से ऑपरेशन शुरू करोगे सब्ट्रैक्शन की सूरत में। वर्क फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन योर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की सूरत में आप लेफ़्ट से राइट की तरफ ऑपरेशंस करोगे, ठीक है। तो ये जो पेमडास का लफ्ज़ है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग जहन में रख लें कि ये ऑपरेशंस किस तरतीब से होंगे। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को मज़ीद ये क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी दो आदाद जो कि बटे की सूरत में लिखे हों, इन द फॉर्म ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। ऊपर वाले को आप क्या कह सकते हो, उसका नाम क्या है? न्यूमरेटर। और नीचे वाले का नाम क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर फ्रैक्शंस में आपके पास ऑपरेशंस आ जाएं तो उसको किस तरीके से हल कर लोगे? ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस में जो ऑपरेशंस थे वो एक था एडिशन, दूसरा था सब्ट्रैक्शन। वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एलसीएम और जीसीडी, एलसीएम ले सकते हैं हम लोग जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। लेकिन अगर फ्रैक्शंस गिवन हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो फिर किस तरीके से करेंगे? पहले तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लिख लेता हूँ, सी डिवाइडेड बाय डी। तो आप क्या करोगे? टेक एलसीएम, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 आपके पास क्या है? अगर फ्रैक्शंस में है आपके पास आदाद या नंबर्स और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी, तो क्या होगा? जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाय बी डी। इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी लिखा हुआ हो आपके पास, तो डिवीजन की सूरत में किस तरह करोगे? तो डिवाइड के बाद जो आपके पास बटे वाला आदद है उसको आप उल्टा कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय बी। डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लोगे और ये उल्टा हो जाएगा।
ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय सी। जब ये उल्टा हो जाएगा फिर ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बनने जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई ए इंटू डी एंड बी इंटू सी। तो ये ऑपरेशंस और इनका तरतीब जहन में रख लें, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होंगे अगर उनमें आप लोगों ने ये ऑपरेशंस इस तरतीब से नहीं किए तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग एक अहम चीज़ है वो जहन में रख लें, वो ये है कि आपके पास अगर दो आदाद हैं और दोनों में ज़ीरोज़ हैं लास्ट में, तो उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हैविंग ज़ीरोज़ एट द एंड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हैविंग ज़ीरोज़ एट द एंड, यानी कि उसके एंड में ज़ीरोज़ हैं। जिस तरीके से 50 इंटू 40, तो इसका इजी तरीका ये है कि ज़ीरोज़ को आप एक दफ़ा छोड़ दें, जो 5 एंड 4 है इसको मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 20, फिर कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 ज़ीरोज़। तो इसका मतलब 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 2000। इसी तरह अगर 20 इंटू 30 लिखा हुआ हो तो ज़ीरोज़ को कंसीडर नहीं करें, 2 3 ज़ा 6, और कितने ज़ीरोज़ है 1 2, उतने ज़ीरोज़ लगा ले, 600। बहुत सिंपल है, एक दफ़ा आप कैलकुलेट करेंगे आपको आ जाएगा। इसी तरह डिवीज़न ऑफ नंबर्स हैविंग ज़ीरोज़ एट द एंड। कोई भी नंबर है उसके एंड में ज़ीरोज़ हैं, तो उसको डिवाइड किस तरह कर लोगे। जिस तरीके से अगर मैं 500 को 400 पर डिवाइड करूँगा तो जितने ज़ीरोज़ नीचे हैं उतने ज़ीरोज़ ऊपर है वो कट जाएंगे, आपके पास 5/4 रह गया। ठीक है। इसी तरह अगर 500 को मैं 40 के साथ डिवाइड करूँ तो एक ज़ीरो है नीचे, तो ऊपर भी एक ज़ीरो कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4। वो मज़ीद फिर डिवाइड हो सकता है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह अगर 100 के साथ डिवाइड हो तो 700 डिवाइडेड बाय 100, 2 ज़ीरो से कट गए, 7/1 या 7 आप लिख सकते हो। ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ उसूल थे मैथ के, बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट उसूल थे और रूल्स थे। ये 2 लेक्चर्स मैंने जो दिए, ये इन उसूल को और इन रूल्स को आप लोग इस लेक्चर्स को कम से कम 2 दफ़ा देख लिया अगर आप लोग का मैथ बेस नहीं है। अगर जिनका मैथ बेस है उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है इन लेक्चर्स को कंप्लीट देखना, या एक दफ़ा गो थ्रू कर लें भी काफ़ी है उनके लिए। लेकिन जिनका मैथ बेस नहीं है तो इन कॉन्सेप्ट्स को ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को जब आप लोग ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप लोग का मैथ पोर्शन का मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ 30% तो ऑलरेडी ऐसा समझ ले प्रिपेयर हो चुका है इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को इस तरह की वीडियोस टाइमली मिल सके।